नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवपन शर्मा इस वक्त आपके सामने है। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से। एएमयू के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू हो गया है, क्योंकि एएमयू ने काफी दिनों से, काफी सालों से लड़ाई लड़ी है। 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया जा रहा है। 7 जजों की बेंच में फैसला सुना रही है और ये 4-3 का बहुमत निकलकर आएगा। जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह फैसला आएगा और ये एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे की मांग जो कई सालों से चल रही थी, उसको लेकर यह फैसला आज सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है। और कुछ ही देर के बाद यह साफ होगा कि आखिर यह फैसला किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि 4-3 के बहुमत से यह होगा। हो सकता है 5-2 भी जाए या हो सकता है 6-1 भी जाए, लेकिन देखना होगा कि जब फैसला अंत तक पूर्णता ये पढ़ा जाएगा और उस फैसले के बाद क्या चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने रखी जाएंगी और जो दर्जा अल्पसंख्यकों का जो दर्जा यहाँ पर एएमयू के द्वारा रखा गया था, यानी माइनॉरिटी की जो दर्जे की मांग की थी, उस पर यह फैसला आज महत्वपूर्ण फैसला, जिस पर न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की नजरें इस पूरी सुनवाई, इस पूरे फैसले को लेकर इस वक्त बड़ी थी। आपको बता दें कि 7 की बहुमत से फैसला सुनाया जाएगा और 7 जजों की बेंच ये फैसला सुना रही है और जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। और अभी की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुनाना सीजीआई चंद्रचूड़ ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और फैसला बहुत ही जल्द निकलकर सामने आएगा। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश की नजर भी इस फैसले पर है, क्योंकि अपने आप में बड़ी सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और फरवरी में ये जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया था और अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा फैसला अभी फिलहाल सुनाया जा रहा है। बहुत ही जल्द स्थिति साफ होगी कि 7 जजों की बेंच जो फैसला सुना रही है, क्या ये 4-3 से होगा, 5-2 से, 6-1 से, या फिर क्या कुछ समीकरण बनेंगे, वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण। और 1965 में इस दर्जे को खत्म किया था और 67 में इस पर फिर से याचिका दायर की गई। आज इसका फैसला हो रहा है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ रजा अब्बास का हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रजा, आप सुन रहे हैं? रजा, चलिए, रजा का फिलहाल संपर्क कर चुका है हमारे संवाददाता। रजा थोड़ी देर बाद फिर से जुड़ेंगे, लेकिन बहुत बड़ा दिन है आज एएमयू के लिए, क्योंकि एएमयू का जो दर्जा था 1965 में इस दर्जे को खत्म किया था। 1967 में एक बार फिर से इस पर याचिका दायर की गई और लंबे सालों के बाद अब यह सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब फैसला होने जा रहा है। थोड़ी देर तक ये फैसला चलेगा। कुछ ही समय के बाद ये पूर्णता सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर एएमयू जो यूनिवर्सिटी है उसका दर्जा, जो माइनॉरिटीज का दर्जा है, वो उसे मिलेगा या नहीं। इस पर 7 जजों की बेंच इस पर फैसला सुना रही है और 7 जजों की बेंच पर ये क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या नंबर्स बनेंगे, ये भी कुछ ही देर तक पता लग पाएगा। 4-3 के साथ बहुमत आएगा या फिर कुछ और आंकड़ा बनेगा, लेकिन 7 जजों की जो बेंच है वो फैसला सुना रही है, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने है। डीवीए चंद्रचूड़ इसका फैसला सुना रहे हैं और एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का ये फैसला है और कुछ ही पलों के अंदर ये साफ हो जाएगा कि क्या दर्जा उन्हें मिलेगा या नहीं। ये पूरी तरह से साफ होगा। तो आपको बता दें कि जज ने अभी अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर यह फैसला आना शुरू हो चुका है। 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया जा रहा है और 7 जजों की जो बेंच है वो ये फैसला अभी सुनाने का काम लगातार कर रही है। जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। अनुच्छेद 30 में अधिकार जो यहाँ पर मिले थे, उसके तहत ये सरकारी नियमों के अधीन संस्थान बनाए जा सकते हैं। तमाम चीजें यहाँ पर सामने रखी गई हैं। संस्थान बनाने और उसे सरकारी उसमें रखने के लिए भी चीजें सामने रखी गई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर अभी फिलहाल फैसला जो है वो लगातार सुनाया जा रहा है। कुछ ही देर में 4-3 के ये जो जजों का पैनल है, जो 7 जजों का पैनल यहाँ पर फैसला सुना रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में साफ होगी। और आज काफी बड़ा दिन, काफी अहम महत्वपूर्ण दिन कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आज है। जिस तरीके से शीतल ने बताया कि 1965 और 66 में इस तरीके की कुछ कार्रवाई देखने को मिली थी, कुछ इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई, जिसके बाद कि आज
इस पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है और बहुत ही जल्द फैसला हमारे समक्ष होगा, क्योंकि फैसला लगातार सुनाने का काम जो है कहीं न कहीं किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, देखिए फैसला इसमें फरवरी के महीने में सुरक्षित रखा गया था और आज ये फैसला सुनाया जा रहा है, कुछ देर के बाद ये साफ होगा। लेकिन इधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर इस वक्त विधानसभा सत्र को लेकर जो आज आखिरी दिन है उसमें भी जमकर हंगामा देखने को मिला। सत्र शुरू होते ही एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी यानी विपक्ष के जो विधायक थे उन विधायकों ने उसी तरह से उसी प्रारूप के अंतर्गत जैसे पिछले 3 दिन में या 2 दिन में हुआ था उसी तरह से आज बीजेपी को मिला। यानी धारा 370 का मुद्दा या जो स्पेशल स्टेटस का मुद्दा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सामने रखा गया था, सरकार की तरफ से सामने रखा गया था, उस पर बड़ा बवाल हुआ था। और कल भी वैसी तस्वीरें आई, एक जबरदस्त तरीके से विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई। उसके बाद मार्शल्स को बीच में आना पड़ा और मार्शल्स को उन तमाम विधायकों को उठाकर असेंबली से बाहर करना पड़ा। लेकिन आज भी जैसे ये सत्र की शुरुआत हुई सुबह, उसके बाद फिर से उसी मामले को लेकर विरोध किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं 28 नंबर से और 28 के 28 विधायकों ने इस पर जोरदार प्रदर्शन किया, जोरदार विरोध किया असेंबली के अंदर और जबरदस्त तरीके से नारे लगाए गए। उसके बाद फिर से मार्शल आए और आज भी कुछ इसी तरह की घटना निकलकर सामने आई, तो इसे कर विधायकों को बाहर निकालना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 दिनों का जो ये सत्र था ये पूरी तरह से हंगामे के भेंट चढ़ गया। In judicious sharing of civilization, culture and the benefits that are... Good morning. तस्वीरें आपके सामने है। विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन और आखिरी दिन यहाँ पर देखने को मिला और आज भी लगातार हंगामा, जोरदार हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बागी होते नजर आ रहे हैं। हाथापाई साफ तौर से आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के जो विधायक हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, अन्य जितने भी राजनीतिक दल है उनके विधायकों के साथ हाथापाई करते नजर आ रहे हैं और काफी देर तक, कई मिनटों तक ये हाथापाई चलती नजर आई, जिसके बाद की स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने आदेश दिया और उस आदेश के बाद मार्शल अंदर आते हैं और मार्शल इन बागी विधायकोों को सत्र के बाहर फेंक देते हैं। सिर्फ सत्र ही नहीं, सड़कों पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 370 के मुद्दे को लेकर सड़कों से सदन तक जो यहाँ पर चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला आ चुका है। अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि 7 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला सामने आ चुका है और अल्पसंख्यक दर्जा अब बरकरार रहने वाला है। जज चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की बेंच ने अपना फैसला सामने रखा। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला सामने आ गया है, जहाँ पर अब ये दर्जा जो है वो बरकरार रहेगा। देखिए, आपको बता दें, बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही। कुछ देर पहले फैसला सुनाना शुरू किया गया था, अब फैसला सामने आ चुका है। ये दर्जा जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा है, जो माइनॉरिटीज का दर्जा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा। धार्मिक समुदाय संस्था स्थापित की जाएगी और अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा। बड़ा फैसला यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर 7 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आज बड़ा दिन, क्योंकि अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो बरकरार रहने वाला है। धार्मिक समुदाय संस्था स्थापित जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का जो दर्जा है उन्हें मिल गया है, क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने आपको ये बड़ी खबर बताई थी जिसमें फैसला पढ़ना 7 जजों की बेंच द्वारा शुरू किया गया था और कुछ ही चंद मिनटों में ये फैसला निकलकर सामने आया और लंबे समय तक जो चली हुई लड़ाई थी उसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये खबर निकलकर सामने आई है और अब ये दर्जा बरकरार रहेगा। 1965 एक ऐसा वर्ष था जब एएमयू के इस दर्जे को हटा दिया गया था, लेकिन जब इस दर्जे को हटाया उसके बाद तुरंत इस पर याचिका दायर की गई, सुनवाइयां चली, ये लंबी तारीखें चली और ये इतने साल ये गवाही दे रहे हैं ये कितने लंबे सालों की लड़ाई है जिसे आज एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है और ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है
कि इसका दर्जा इसी तरह से बरकरार रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला माना जा सकता है और ये 7 जजों की बेंच ने इस फैसले को शुरुआत की और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया है और ये तस्वीर अब साफ हो गई है। ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो अल्पसंख्यक का दर्जा था, माइनॉरिटीज का जो दर्जा था, वो बरकरार रहेगा, उसे हटाया नहीं जाएगा। यानी हाईकोर्ट के फैसले को पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट के फैसले को पलटा है। हाईकोर्ट ने यह पहले फैसला दिया था, लेकिन अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए इस तरह का फैसला लिया है और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से उसी राह पर चलेगी जब वो 1965 से पहले चल रही थी। चलिए एक बार फिर से आपको जम्मू कश्मीर की खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आज 5वें और आखिरी दिन में जिस तरह से विधानसभा का सत्र देखने को मिला, आज आखिरी दिन था और उम्मीदें थी कि ये आखिरी दिन लोगों के हित में होगा, बेहद खूबसूरत होगा, लोकतंत्र के इस मंदिर में पूजा होगी, लेकिन वो नहीं दिखा। एक बार फिर से विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई। स्पीकर के आदेश के बाद मार्शल ने विधायकों को बाहर निकाला, कुछ विधायकों को धक्का मुक्की कर बाहर निकाला गया, कुछ विधायक खुद वहां से बाहर निकले, लेकिन अभी तक प्रोसीडिंग चल रही है। बड़ी बात यह है कि जो 5 दिन का चितवन विधानसभा का सत्र था, इसकी उम्मीदें थी ये विधानसभा सिर्फ और सिर्फ नेताओं की या फिर विधायकों की विधानसभा नहीं है। विधानसभा इस लोकतंत्र के इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस संविधान में एक मंदिर के रूप में इसे पूजा जाता है, इसकी अर्चना की जाती है, क्योंकि वहां पर आम लोगों के मुद्दे मसाइले उठते हैं, आम लोगों के जो कानून है वो बनते हैं, आम लोगों के मुद्दे उठाए जाते हैं और उन मुद्दों के तहत आगे के काम किए जाते हैं। लेकिन 5 दिन की जो तस्वीर निकल कर आई उसमें एक भी मुद्दा ये नहीं दिखा कि वहां पर कोई आम लोगों से जुड़े मुद्दे हों। आज भी चिपन जब 2 VDG के जो जवान थे उनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी, वो मुद्दा भी आज बिल्कुल भी असेंबली के अंदर उठाते हुए दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल आपको बता दें कि 5वां दिन आज का भी कहीं ना कहीं देश दिखा और जम्मू कश्मीर के जो कई बड़े मुद्दे हैं, यहाँ पर छोटे मुद्दे हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ भी सुनवाई, यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई। सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का है। इस तरीके से स्पीकर ने कहा कि 2 VDG जो है वो शहीद हुए किश्तवाड़ में। एनकाउंटर्स लगातार कश्मीर डिवीजन के अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अटैक आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे हैं, नापाक हरकतें हो रही हैं, उन चीजों को लेकर कोई भी बात नहीं हुई। तो तस्वीरें आपके सामने है। पहला दिन स्पीकर और 370 को लेकर जो है यहाँ पर बात की गई। दूसरा दिन श्रद्धांजलि की भेंट चढ़ गया। श्रद्धांजलि ऑब्वियसली यहाँ पर देखने को मिली जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में जिन्होंने बड़ा अहम रोल निभाया है, बड़े काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के हित में काम किए हैं, उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें भीम सिंह है, TSOD है, देवेंद्र सिंह राणा है, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद तीसरे दिन लगातार हंगामा शुरू हुआ। पहले दिन हंगामा हुआ, तीसरे दिन हंगामा, चौथे दिन भी हंगामा हुआ और आज 5वां दिन। आज सभी सीमाएं लांघते हुए ये विधायक एक दूसरे को मारपीट करने लगे। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। हम उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। कविंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुप्ता साहब, 5वां दिन, उम्मीद थी कि 5वें दिन में कुछ अच्छा हो, लोकतंत्र के इस मंदिर में लोगों की बात हो, आम जनमानस की बात हो, आम जनता के मुद्दे उठाए जाएं, लेकिन लंबे अंतराल के बाद जिस विधानसभा को हमने देखा था वो विधानसभा सिर्फ और सिर्फ हंगामे के बीच रही। देखिए, ये जो 3-4 दिन से ये खेल चल रहा है, ये सरकार की गुंडागर्दी का खेल है। जो चीजें बेशक में नहीं थी उसको लाने का प्रयास किया गया और सबसे दुखद बात ये है, मैं भी विधानसभा का स्पीकर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने वाइस रोल वहां पर अपनाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन बन करके वहां पर काम कर रहे हैं, उससे सदन के साथ न्याय कैसे हो सकता है। विपक्ष को दबाना, एक ही जैसे कोई औरंगजेब का राज हो, इनको ऐसे दबाओ, ये करो वो करो, ऐसा नहीं चलेगा। सदन ऐसा नहीं चलता है और भारतीय जनता पार्टी इसका खुल करके विरोध करेगी। आप एंटी नेशनल मुद्दों को लाने का यहाँ पर प्रयास करोगे और जो चीजें भारत की संसद में स्थापित हो चुकी है उसको ओवर शैडो करने का प्रयास करोगे, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। स्पीकर का जो रोल है, थोड़ा सा ये प्रक्रिया समझाइएगा। जब प्रस्ताव पेश होता है तो उसको पारित करने का क्या तरीका होता है? ध्वनिमत तरीका हो सकता है या फिर वोटिंग हो सकती है?
क्या इस तरह से पहले कभी हुआ या होता है? उस पर चर्चा होती है, उस पर दोनों पक्षों को समय दिया जाता है, उस पर वोट लिए जाते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन ये तो जल्दबाजी में इन्होंने जो जबरदस्ती करने का प्रयास किया है वो ठीक नहीं है। पक्ष विपक्ष में अपने लोग अपनी बात रखते हैं, पुराना इतिहास जो है उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन स्पीकर तो जैसे मुझे लगता है कि वो सोच करके आए थे कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की वफादारी वहाँ पर बैठ करके करनी है। आपने शुरुआत में कहा कि ये सरकार की गुंडागर्दी की वजह से हो रहा है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और बयान कर रही हैं। गुंडागर्दी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक करते नजर आ रहे हैं। नहीं, आप अपनी सही आंखों से देखिए, वहाँ पर जो हो रहा है बीजेपी के लोगों को मार्चों द्वारा धक्के मारे जा रहे हैं और आपको वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। आपको भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकतांत्रिक तरीके से बात रखना चाहती है, तो जो उनको रखने नहीं दी जा रही, तो क्या उस पर वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है। और जब चीज का भाई आकर के फिल्म आता है तब तो उसको स्पीकर नहीं रोकता है। ये वन साइडेड नहीं तो और क्या है? ये कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियों की गुंडागर्दी का सबूत है। लेकिन कविंदर गुप्ता जी, आप 370 को इतिहास जो बता रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में छप गया है। अगर इस बात का डर नहीं है कि 370 वापस आए और असेंबली के कानून क्षेत्र में या उनके अधिकार क्षेत्र में ये चीज नहीं है, और जब असेंबली से ये नहीं हो सकता तो फिर इस बात का डर क्यों? चलने दीजिए असेंबली को, ठीक है। अटॉर्नी का रेजोल्यूशन आया, उसे भी फाइट कर दिया, तो ठीक है, ये भी उसी तरह से जाएगा। हम अपना काम करेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट में ही हो चुका है, मैं वही कह रहा हूँ, लोकसभा में निरस्त हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर इसकी आवाज भी तो उठाई है। गुप्ता साहब वही कहना चाह रहा हूँ कि आप जब कह रहे हैं 370 के कारण से यहाँ पर पाकिस्तान सूफी के अधिकार छीने गए थे। गुप्ता साहब मेरे कहने का वही मतलब और वाल्मीकि समाज के अधिकार छीने गए थे। 370 के कारण से हमारी बेटियां जो बाहर ब्याई जाती थी उनको अधिकार खत्म हो जाते थे। गुप्ता साहब मेरे कहने का तात्पर्य था, भारतीय जनता पार्टी इसको कभी नहीं होने देगी। जब आपको लगता है कि एक मजबूत प्रक्रिया के साथ इसको हटाया गया, हम उनको बैन नहीं करेंगे। आपको लगता है कि 2019 में इसको एक मजबूत संवैधानिक प्रक्रिया से हटाया गया है, तो जब ये संवैधानिक प्रक्रिया से इसको रिमूव किया गया है तो किस बात का डर? करने दीजिए पेश, करने दीजिए पास। आप तो अपने लोकतंत्र के जरिए अपनी बात तो उठाएंगे ना। जब यहाँ पर की जाती है तो भारत के संविधान के खिलाफ क्यों बातें हम करने दी जाए? वहाँ पर ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के लिए लगातार लड़ती आई है। इनको भी याद होना चाहिए कि 18 साल शेख अब्दुल्ला को जेल के अंदर रहना पड़ा था, उन्होंने भी इस चीज का प्रयास किया था। और अब हम वो चीजें दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसकी समझदारी से काम लें और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, हित के लिए काम करें, ना कि जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का उग्रवाद और आतंकवाद और पाकिस्तान प्रस्ती फैलाने के लिए तो कभी बैन नहीं होगा। लेकिन कविंदर जी, आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि कल किश्तवाड़ में 2 डीडीजी भी यहाँ पर शहीद हुए हैं और किश्तवाड़ में 3 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में, 2 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, किश्तवाड़ और इंद्रपाल नागचंद दोनों सीटें वहीं पर रास नहीं आ रहा है। इनको रास नहीं आ रहा है। इनके जो एमएलए के, इनके जो विधायक कैंडिडेट थे, उसने उसी वक्त इस तरह की भाषा बोली थी कि हम जब आएंगे तो ये करेंगे, अब सरकार आई है तो यही कुछ कर रही है, लेकिन ये करने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान प्रस्तों को लगता है कि ये मुद्दा उठाना जरूरी नहीं था, क्या उन्हें श्रद्धांजलि देना जरूरी नहीं थी, या इस तरीके से सदन चलेगा तो तभी होगा ना। स्पीकर अब देखिए, अब वन साइडेड चल रहा था तो वो कौन से मुद्दे लेकर के वहाँ पर चर्चा कर रहे हैं? स्पीकर को चाहिए कि जिन विषयों पर जब चर्चा करने की बात की तब तो उन्होंने करवाई नहीं, लेकिन आज फिर से उसने 370 पर वो चर्चा बना करके जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट किया है, गुप्ता पर ये चर्चा शुरू हो गई। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़े। और गुप्ता साहब हमारे साथ थे। फिलहाल आबिद वानी एनसी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हैं। आबिद जी, जो इस वक्त दिख रहा है, पिछले 5 दिनों से लगातार देखा गया है, क्या वो होना लाजमी था या होना चाहिए था इस तरह से असेंबली के अंदर? देखिए, पहले तो मैं ये बात यहाँ पर बोल दूं आपको कि हमें जिस चीज का मैंडेट मिला था, हमने जिस चीज के लिए लोगों से वादा बन रहे थे, वो आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी की 5 अगस्त के मनसूखी के फैसले के खिलाफ एक मैंडेट मिला था। और ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन और लेजिस्लेटिव प्रिविलेज थी, क्योंकि हम मेजॉरिटी में थे
कि हम इस रेजोल्यूशन को पास करें। और ये सिर्फ हमने कश्मीर के खित्ते के लिए नहीं मांगा है, ये स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन एक जॉइंट रेजोल्यूशन है जो जम्मू से ही हमारे वजीर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब ने सामने रखा है। तो इसमें सबके लिए भलाई है और इसमें सबका एक ही मत है कि किसी तरीके से भी हमारी जो खुसूसी पोजीशन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। कल हमारी बातचीत जब डॉक्टर निर्मल सिंह के साथ हुई, उन्होंने कहा कि जम्मू के नेता या जम्मू के रिप्रेजेंटेशन के कंधे पर चलाकर इनने बंदूक चलाने की कोशिश की। देखिए, भाजपा तो कुछ भी बोल सकती है। भाजपा वही पार्टी है जिन्होंने किसी का मत न लेते हुए संसद में ये वही पार्टी है जिन्होंने यहाँ पर ड्यूरिंग गवर्नर्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल 5 अगस्त 2019 का सानिहा हमारे साथ किया। तो उनका अपोजिशन में हिस्से इख्तिलाफ में होकर हमारे इस रेजोल्यूशन की इस प्रस्ताव की अपोजिशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो ये तो चलता रहेगा। और मुझे बस अफसोस इस बात का है कि जिस बात पे 1 या 2 दिन के बाद भी हंगामा नहीं रुक रहा है बीजेपी की तरफ से, कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दे पीछे जा रहे हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी भाजपा की है क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं कर रही। लेकिन सर, सरकार की तरफ से तो एक सकारात्मक मैसेज देना चाहिए था, एक संदेश देना चाहिए था। पहले ही दिन से एक नई सरकार बनी थी, काफी देर के बाद ये विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था। एक मैसेज दे देते कि ठीक है, अभी अब इस पर बातचीत नहीं करेंगे, ये आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा था, इसको आप उठा सकते थे। लेकिन जो आपने मैनिफेस्टो में और भी वादे किए थे, बिजली मुफ्त, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर बात करते। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं अपनी भी बात रखना चाहूंगा यहाँ पर। अगर आपने हमारा मंशूर या मैनिफेस्टो पढ़ा होगा अच्छे से, हमने यही बोला था कि पहला जो लेजिस्लेटिव बिजनेस डे होगा उस दिन हम ये प्रस्ताव लाएंगे और हम उससे वादा बन रहे। पहले दिन जब इलेक्शन का स्पीकर का इलेक्शन था, उस दिन हमने ऐसी कोई करारदाद नहीं की, जबकि पीडीपी की तरफ से एक वो जो बोलते हैं प्लेइंग टू गैलरी हुआ था, जबकि उस वक्त कोई लीगल सैंक्टिटी, कोई लीगल प्रोसीजर के हिसाब से कोई भी करारदाद ऐसी नहीं लाई जा सकती थी। मगर उस टाइम कुछ एक एमएलए जो फ्रेशर है, जिनको शायद रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता है, उन्होंने वो करारदाद उस टाइम लाई। सरकार के समक्ष एक मजबूरी कहीं ना कहीं पैदा हो चुकी थी, क्योंकि सत्र के पहले ही दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये मुद्दा उठा दिया था, तीसरे दिन आप लोगों ने ये मुद्दा उठा दिया। क्या मजबूरी के तहत इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया गया? देखिए, मजबूरी के तहत अगर होता तो शायद हम अपने वादे पे वादा बंद नहीं रहते। जब फर्स्ट डे ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस था, हमने उसी दिन ये करारदाद पास की। जो पहले दिन हुआ वो एक शूट टू गैलरी था, जो कि एक फ्रेशर ने किया, जो एक फ्रेशर एमएलए है, जिनको शायद प्रोसीजर्स और जो लॉ एस्टैब्लिश्ड है उसके बारे में जानकारी नहीं थी। वो एक हंगामा आराई करने के लिए उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। आबिद वानी जी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि अब बीजेपी इस तरह से सदन को चलाने नहीं देना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार का मुद्दा ही वही है जो नहीं उठाना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर मोहर लगा दी है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अब बात तो फिर से जम्मू कश्मीर की करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है और सोपोर में ये बड़ी कामयाबी है। सेना ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया है, यानी इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन की जारी है। जाकर जो भी आतंकी वहां पर छुपे हैं, जितने भी आतंकी छुपे हो सकते हैं, उनको जल्द से जल्द और ढूंढा जाए, अगर और भी वहां पर हैं। हालांकि फिलहाल 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, ये एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले कुछ महीनों से हमले हो रहे हैं। पहले जम्मू को टारगेट किया गया, जम्मू के डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, कठुआ, ये तमाम जो जिले हैं उनके अंदर जाकर आतंकवादियों ने हमला करना शुरू किया। कई जवानों ने शहादत भी प्राप्त की, अपने जीवन भी खोया, कुछ लोगों ने भी इसमें अपना जीवन खोया। लेकिन उसके बाद कश्मीर घाटी में भी ये सिलसिला लगातार चल रहा है। कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें प्रतिदिन निकलकर अब सामने आ रही हैं और यहाँ पर फिलहाल 2 आतंकवादियों को मार गिराया। नदीम वानी सोपोर से हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। नदीम, इस वक्त की क्या हाल है? 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, क्या और भी आतंकी वहां पर छिपे होने की आशंका है? आपको मैं बताता चलूं, जैसे जो ये कल रात देर देर ये एनकाउंटर शुरू हो गया था यहाँ सजीपुरा इलाके में, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला का सोपोर का इलाका है सजीपुरा, जहाँ पर ये कल रात एक तक इनपुट मिलने के बाद
तलाशी अभियान शुरू किया गया था, डोर टू डोर तलाशी हो रही थी। ये सस्पेक्टेड स्पॉट पे पहुंचे, सस्पेक्टेड स्पॉट पे पहुंचे तो मिलिटेंट से फौज को अपनी ओर आते हुए देखा तो इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसकी वजह से ये तलाशी अभियान एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट हमारे पास वसूल हो रही है कि वो 2 वहां पर मिलिटेंट्स को मार गिराया है। अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है और एनकाउंटर भी अभी चल रहा है। जब तक के पूरे एरिया को सैनिटाइज नहीं किया जाएगा जहां पर ये इनकी मौजूदगी थी, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ, तब तक के लिए, जब तक ये पूरे एरिया को सैनिटाइज नहीं करेंगे तब तक अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां पर। जी नदीम, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से रिहायशी इलाका बताया जा रहा है, रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा की गई, यहाँ पर किस तरीके से लोगों को इस इलाके से बाहर किया गया ताकि कोई जान माल का नुकसान लोकल्स को, सिविलियंस को ना हो, उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? लोकल्स की क्या कुछ कोऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ देखने को मिल रही है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कल रात को जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ, सबसे पहले फोर्सेस की जो कोशिश रहती है कि लोकल जो भी है यहाँ के इर्द रहने वाले उनको इवैक्यूएट किया जाता है, सेफर प्लेसेस पे लिया जाता है, उसके बाद इस एनकाउंटर को फिर ये शुरू किया जाता है। कल रात को ये पहले लोकल्स को निकाला गया, फिर उसके बाद सस्पेंडेड इसलिए किया गया क्योंकि रात का अंधेरा था और अंधेरे की वजह से एनकाउंटर को सस्पेंड किया। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये फिर से शुरू हुआ, जहाँ पर इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है कि 2 मिलिटेंट्स को वहां पर मार गिराया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस नॉर्थ कश्मीर के हवाले से बात करें तो नॉर्थ कश्मीर में तीसरा एनकाउंटर ये हुआ है। इससे पहले अगर बांडीपोरा की बात करें तो बांडीपोरा से फॉरेस्ट एरिया में एक एनकाउंटर हुआ था जहां पर 1 मिलिटेंट को मार गिराया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुपवारा के लोलाबी इलाके में वो भी फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर भी 1 मिलिटेंट को मार गिराया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ इन 72 आवर्स में 2-3 एनकाउंटर यहाँ पर हो चुके हैं। और इस नवंबर के हवाले से बात करें तो नवंबर के महीने में 6 अभी तक ये एनकाउंटर हुए जिसमें करीब 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया। जी लेकिन नदीम, जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है ये एक गंभीर विषय बन चुका है फिर से एक बार। ये सही बात आप बता रहे हैं कि गंभीर विषय बन चुका है कि हर रोज हम हर नए दिन सुबह उठते हैं तो एनकाउंटर शुरू हो जाता है। ये पहले जहाँ पर सेफर लोग अपने आप को सेफ्टी मानते थे, लोग आराम से घरों में बैठे रहते थे, लेकिन अब कहीं कब एनकाउंटर शुरू हो जाएगा ये पता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम। आप भी सुरक्षित रहिएगा, वहां पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी आतंकी हमले चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा चुके हैं, सुरक्षा बलों की। लेकिन जिस तरह से हमले यहाँ से वहां से किए जा रहे हैं और उसका जवाब दिया जा रहा है, अब 2 आतंकियों को मार गिरा है और बाकी आतंकियों की तलाश की जा रही है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही, जहां पर एक दुखद मामला, एक दुखद घटना निकल कर आई है, जहां पर किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या का मामला है। आतंकियों ने किडनैप कर उनको मौत के घाट उतार दिया है। ये कुंजवाड़ा के ओली का इलाका है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। विधायकों ने किश्तवाड़ घटना की निंदा की है, अब नेता भी इसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके संपूर्ण तरीके से कैसे सफाया हो, आतंकवाद की जड़ें कैसे काटी जाएं, उसके लिए अभी तक कोई जो है वो प्लान तैयार नहीं किया जा रहा है। तो आतंकियों ने पहले तो उनको किडनैप किया और उसके बाद 2 वहां पर जो विलीजीज के जवान थे, ये बताया जा रहा है कि वो अपने मवेशियों के साथ वहां पर थे, लेकिन अचानक से उनका अपहरण हुआ और अपहरण होने के बाद आतंकियों ने ही उनकी तस्वीरें जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। जरा ये तस्वीरें अलग अलग जो देख रहे हैं आप, ये किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं जहां पर आज सनातन धर्म सभा के आह्वान पर किश्तवाड़ बंद करने का आह्वान किया था और उसका समर्थन भी देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर है ड्रगशाला की, किश्तवाड़ की एक तहसील है। दूसरी तस्वीर पुलिस चौक जो किश्तवाड़ का मुख्य चौराहों में से एक आता है। और तीसरी तस्वीर हस्ती का इलाका जहां से ये जो आतंकी आए थे, जिन्होंने 2 विलेजेस को वहां पर निशाना बनाया है, ये वहीं से रास्ता उस इलाके की तरफ जाता है। वहां पर भी इस वक्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और चौथा जो आपकी तस्वीर है वो नागखेड़ी की तस्वीर है, यानी नागखेड़ी में भी इसको लेकर इस वक्त प्रदर्शन और गुस्सा देखने को मिलता है। शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और लुहाइकीन के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। जो ये बंदूक है, इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ है, बल्कि इससे उन लोगों को भी नुकसान हुआ है जो ये बंदूक बेचते हैं। उनको देखना चाहिए
कि इस बंदूक की वजह से उनके अपने मुल्क की हालत क्या है। हम यकीन दिलाते हैं मरकजी सरकार को कि इस मामले में ये लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है कि जहां पर भी उनको हमारी मदद की जरूरत है हम करेंगे, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो ये वायलेंस है, जो ये एक दहशतगर्दी है, इसका कला कमा करना चाहिए, इसको जड़ों से उखाड़ना चाहिए। सालों से होता चला आ रहा है। 370 तोड़ने के बाद भी ये वाकयात हुए, असेंबली लगने के बाद भी ये वाकयात देखने को मिले। और आज दुखद बात है ये कि किश्तवाड़ के अंदर खिताई चुनाव के अंदर 2 लोगों को शहीद किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार से ये गुजारिश है, जिन लोगों के हाथ में ये जिम्मेदारी है, एसडी मनोज सिन्हा को ये बातें समझनी होंगी। एसपीओ उनको 3 लाख बंदूकें दी हैं जिससे सिंगल फायर होता है, और आतंकवाद को रोकने के लिए आम लोगों को जो है बंदूकें थमा दी और आज उन्हें मौत के घाट उतार दिए। मैं देखना चाहूंगा कि लोगों की कितनी फिक्र है इन लोगों को, और लोगों को राहत कैसे दी जाती है। वहां उनकी फैमिलीज को मैंने कहा 50-50 लाख अगर उनको रिलीफ मिल जाएगा तो उम्मीद करेंगे कि देश से हमदर्दी रखने वाले लोगों के लिए जो है सरकार को समझती है। मैंने उमर साहब से भी गुजारिश की है, और एलजी मनोज सिन्हा और देश के प्रधानमंत्री वो तो ट्वीट करेंगे, लेकिन उनकी फैमिलीज को जो इस देश को बचाने के लिए अपनी जान निछावर कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या करेंगे ये देखना अभी बाकी होगा। ये बड़ा शर्मनाक वाकया है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रदेश की नई सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए इन बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को। आज भी बारामूला में इनकाउंटर चल रहा है, कल भी इनकाउंटर चल रहे थे, कहीं सुरक्षा बलों पे अटैक हो रहे हैं, कहीं पे आम सिविलियंस पे हो रहे हैं। तो हमारी सरकार जो नई जो सरकार बनी है, पहले भी तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, पहले भी तो केंद्र सरकार तय करी थी, पहले कैसे सब कुछ नियंत्रण में था। अब जगह जगह कैसा क्या हो गया, क्या इशारे हो गए, किसको कह दिया गया ऐसा कि कुछ भी करो, फ्री हैंड दे दिया जाए क्या। और मुझे तो लगता है कि कश्मीर के हवा में फिर से डर का माहौल बनता जा रहा है। आज फिर से दुकानें शाम को 6-7 बजे बंद होना शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि स्टेट सरकार को बजाय बेबुनियाद इश्यूज के ऊपर बात करने की, बेबुनियाद इश्यूज पे रेजोल्यूशन लाने की, जम्मू कश्मीर को किस तरीके से खुशगवार पहले बनाया गया था उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये तो बड़ी दुख की बात है। ऐसे हादसा जो है नहीं होने चाहिए। जितना भी इनको हम कंडेम कर सके हमें करना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के हालात पैदा ना हो जो हमारे हाथ में होगा। अजय शायद हमारे सहयोगी इस खबर पर किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, अभी क्या स्थिति है वहां पर? आज किश्तवाड़ बंद का आह्वान भी किया गया था, कितना उसका समर्थन लोग कर रहे हैं, और अभी ताजा जो सिचुएशन है मौके पर वो क्या निकल कर आ रही है? आखिर तो देखिए, जैसे हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के चाहे हेडक्वार्टर की बात करें, पेरिफेरी की बात करें, तो पूरी तरह से बंद है। मूवमेंट एक तरफ से रुक गई है, प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, और पाकिस्तान के ऊपर निशाना साधने के साथ साथ जो हत्याएं हुई हैं इसकी कंडेमनेशन हो रही है, व्यापक कंडेमनेशन हो रही है। हालांकि बंद की काल सनातन धर्म सभा ने दी थी, लेकिन दूसरी रिलीजियस और पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसकी सपोर्ट में आई हैं। व्यापक इसकी निंदा हो रही है जो हादसा कल हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चिंता बनी हुई कि जो लापता जो वीडीपी मेंबर्स हैं उनके शव कहां पर हैं। उन जंगलों में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल के साथ साथ जो स्थानीय युवक हैं वो भी इस अभियान में जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक भी उन लापता वीडीपी सदस्यों का पता नहीं चल रहा है कि उनके शव कहां पर पड़े हुए हैं। जो भी चीज आपकी आवाज कट रही है अजय जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी बोलिए बोलिए बोलिए। जो भी कंफर्मेशन आई थी कि हत्या हुई है वो सोशल मीडिया पे जो आंटियों ने फोटो चढ़ाई थी उसके आधार पर हुई है, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी जो परिवार प्रभावित हैं उन तक उनके शव नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी है कि जिस प्रकार से फिर से रिवाइवल हुआ है मिलिटेंसी का इस एरिया में, उसको लेकर लोगों में चिंता जरूर है। हालांकि इनको पहले से थे कि कुछ भी आज भी कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बावजूद ये आज की अपनी घटना को अंजाम देने में सफल रहे हैं, जिसके चलते चिंता इलाके में ज्यादा बढ़ गई। जी सर जी अजय जी, ये विरोध प्रदर्शन तो ठीक है, लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है, लोग सिर्फ सड़कों पर है, लेकिन किस तरीके से कड़े कदम उठाने की जरूरत है प्रशासन को, क्योंकि वीडीजी को सशक्त करने के लिए ऑलरेडी उन्हें टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांस राइफल्स है वो दे दी गई हैं, लेकिन और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि वीडीजी कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कदम से कदम मिलाकर आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार कर पाए?
देखिए, खाली वीडीपी पर ही कंसंट्रेट करने से मामला हल नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो नरमी बरती गई और कई जगहों से जो सुरक्षा बल है उनको हटाया गया, उसी का परिणाम है कि आतंकवादी आप मनचाहे इलाकों में पहुंच गए और अपनी मनमर्जी वहां पर कर रहे हैं। हालांकि अभी सरकार की नींद जागी है और अरेस्ट फोर्सेज तैनात की गई हैं, वीडीपी को संरक्षण किया जा रहा है, जैसे आपने कहा कि उनको ऑटोमेटिक वेपन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पहले से आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ साथ वीडीपी को टारगेट करते रहे। खासकर जो कुंतवाड़ा वाली बेल्ट है वहां पर तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है वीडीपी, क्योंकि कई एनकाउंटर तक में शामिल रही है वीडीपी। तो कहीं ना कहीं सभी वीडीपी को स्ट्रेंथ करने के साथ साथ जो सरकारी फोर्सेज हैं, चाहे लोकल पुलिस हो, सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, उनका नेटवर्क बनाना पड़ेगा और खासकर जो खुफिया तंत्र है उसको सशक्त करना पड़ेगा। फिर जाके ही जो पाकिस्तान की तरफ से नई चुनौती सामने आई है, आतंकियों के जो नए ग्रुप सामने आए हैं, उनका मुकाबला किया जा सकता है। जी अजय जी, जरा ये बताइएगा, क्या ये 1990 के जख्मों को फिर से कुरेदने की कोशिश आतंक की तरफ से की जा रही है? 1990 का वो दौर, वो पूरा दशक आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब आतंकवाद आता था, बसें रोककर हमले किए जाते थे, गाड़ियां रोककर हमले किए जाते थे, उनको मार दिया जाता था, आम लोगों को मारा जाता था, या विलेजेस के ऊपर उस समय हमले होते थे, या कहीं भी जंगल में कोई मवेशी के लिए जाता था तो उसे पकड़कर मार दिया जाता था। यानी वो एक बार फिर से आतंक की तरफ से स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे डोडा की बात करें, जिला किशोर की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऊपरी इलाकों में के साथ साथ नागरिक जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार इनपुट आ रहे थे कि आतंकवादी कुछ बड़ी घटना करने की फिराक में हैं। हालांकि वो शहरी इलाकों में उस तरह की कोई वारदात करने में अभी तक सफल नहीं रहे, लेकिन कुंतवाड़ा जैसे इलाके में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और ये चाहते हैं कि वो पुराना ही माहौल यहाँ पर लौटाया जा सके ताकि लोगों में दहशत और वो यहाँ से भाग निकले। लेकिन जिस प्रकार से पहले से लोगों ने रेस्ट किया है और सरकार का भी साथ रहा है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस प्रकार से तंत्र में अभी तेजी देखने को मिल रही है वो आने वाले दिनों में भी कायम रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा जो बीच में ढील बरती गई थी उसका लाभ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इन एजेंसी ने उठाया है और आज भी जो है आधुनिक हथियारों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और आधुनिक हथियारों के साथ साथ उनकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें भी कहीं ना कहीं सेल लगाने में दिक्कत आ रही है और जिस वजह से उन तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जी तक बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। किश्तवाड़ से अजय शान जी हमारे साथ बने हुए थे, क्योंकि बेहद ही गंभीर ये मामला आया है जिसमें 2 विलेजेस का वहां पर आतंकियों ने आकर निर्मम हत्या कर दी, वो शहीद हो गए और अब जाकर वहां पर सेना पहुंच गई। लेकिन चुनौती इसलिए ज्यादा है क्योंकि जिस इलाके में उन्हें पकड़ा गया है, उन्हें उनका अपहरण किया गया है, वो दूर का इलाका है, जंगलों का इलाका है, वहां पर सेना को भी पहुंचना है, सुरक्षा बलों को पहुंचना है और फिलहाल वहां पर कार्रवाई जारी है। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, अभी तक उनके शव भी बरामद नहीं हुए हैं, उनको भी ढूंढने की वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है। अब बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां पर आज कांग्रेस न्याय यात्रा के मूड में है और ये कांग्रेस की आज दिल्ली न्याय यात्रा होगी। राजघाट से शुरू होगी ये न्याय यात्रा और लगभग 360 किलोमीटर दूरी इस यात्रा की रहने वाली है। ये 360 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राहुल खड़गे भी इस यात्रा में शामिल होंगे। 8 नवंबर से ये शुरू होगी और 4 दिसंबर को खत्म होगी। करीब करीब 1 महीने की ये यात्रा होने वाली है। लंबी यात्रा है, लेकिन यात्रा सिर्फ यहीं पर यह सिलसिला नहीं, बल्कि इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश के अंदर शुरू की थी और भारत जोड़ो यात्रा के तहत उन्होंने देश के अलग अलग लोगों से मुलाकातें की, अलग अलग राज्यों में पहुंचे, इवन कश्मीर तक भी पहुंचे थे और उसी के तर्ज पर अब न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्राओं के जरिए अब कांग्रेस अपनी राजनीतिक बिसात या फिर जो बुनियाद है उसको मजबूत करने की कोशिश यहाँ से कर रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस द्वारा एक और यात्रा आयोजित की जाएगी। 1 महीने लंबी ये यात्रा चलने वाली है और बता दें कि 360 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करने वाली है। तो हमारे साथ उज्जवल कुमार हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। उज्जवल, बताइएगा 70 विधानसभा सीटें हैं और 1 महीने का अंतराल है और 360 किलोमीटर ये यात्रा तय की जाएगी। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल ठीक। देखिए, जिस तरीके से चिटफंड कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की, वो उसको काफी ज्यादा जो है वो प्रशंसा राहुल गांधी को मिली थी, काफी ज्यादा सक्सेसफुल कांग्रेस पार्टी उस यात्रा को मानते थे कि राहुल गांधी की छवि बदलने में उस यात्रा ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें पिछली बारी से जो ज्यादा है वो बेहतर प्रदर्शन किया था। और अब देखिए, दिल्ली के जो विधानसभा के चुनाव है वो बेहद ही नजदीक है। अगले दो महीने के अंदर जो है वो चुनाव जो है वो दिल्ली के सर के ऊपर आकर खड़े हो जाएंगे लोगों के ऊपर। और जैसे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होंगे उसके बाद दिल्ली का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले दिल्ली कांग्रेस की तरफ से जो दिल्ली कांग्रेस अपनी दिल्ली में राजनीतिक भूमि पहुंच चुकी थी उसके ऊपर वापस पकड़ बनाने के लिए दिल्ली कांग्रेस जो है वो न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उनके अगुवाई में निकलेगी। और आज 8 नवंबर यानी ये यात्रा शुरू होगी 1 बजे राजघाट से ये यात्रा शुरू होगी। और इस यात्रा में देखिए मुख्य अतिथि के तौर पर जो फ्लैग जो है और दिखाने के लिए आएंगे, यानी हरी झंडी दिखाने के लिए इस यात्रा को आएंगे वो जो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहेंगे। और उसके बाद अजय माकन सरकार बनने से पहले कांग्रेस का काफी अच्छा होल्ड यहाँ पर दिल्ली में था। क्या कुछ लगता है कि 10 साल में पिछले जो आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं आम आदमी पार्टी की नीतियों से और कामों से, क्या कुछ लगता है कि इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपना होल्ड यहाँ पर बरकरार कर पाएगी? बिल्कुल। देखिए शिवन, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि वो सत्ता से गई है दिल्ली में, तो वो क्यों गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस के कोर वोटर बैंक था जो कि अल्पसंख्यक हो गई, उसके साथ ही देखिए झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हो गए या फिर जे क्लस्टर जो कॉलोनी है वो हो गई, तो वो जो वोटर बैंक था वो पूरा कोर वोट बैंक वो आम आदमी पार्टी के खेमे में चला गया। और अब कांग्रेस वही चीजों को जो है वो वोटर बैंक को अपने पास वापस लाना चाह रही है, इससे यात्रा निकाली जा रही है। और इसी के मद्देनजर आज जो पहले दिन की यात्रा है वो अल्पसंख्यक जो इलाके हैं वहां से होकर गुजरेगी। उसमें से सबसे पहले राजघाट की यात्रा निकलेगी, उसके बाद दिल्ली गेट जाएगी, दिल्ली गेट के बाद आसारापल्ली रोड निकलेगी, वहां से तुर्कमान गेट होती हुई सीताराम बाजार, हॉट टाकी चौक, कटरा बड़ियान और फतेहपुरी में जाकर ये यात्रा जो है वो आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल, ये जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस ने अब न्याय यात्रा शुरू कर दी है। आगे दिल्ली के चुनाव भी हैं और जरूर कांग्रेस चाहेगी कि इन विधानसभा चुनाव में उनका अच्छा प्रदर्शन हो और धीरे धीरे राज्य दर राज्य जब सरकारें बनेंगी तो केंद्र तक पहुंचने का या केंद्र में सरकार दोबारा से बनाने का एक रास्ता भी आसान हो जाएगा। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना है। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।